जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। दोस्तों, आपको इस सीरीज़ के अंदर जिसमें हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे, इतिहास में हम समझ रहे थे बातें, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। और हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है या आज हम जिन बातों को जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो बातें जो थी हमारी, मैंने आप लोगों को एंसेंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता जिसमें वेद वगैरह, सामवेद, ऋग्वेद, हम ये क्लियर कर चुके हैं। आगे अब इस बात को लेकर चलते हुए, इस सीरीज़ में चलते हुए अब हम बात समझते हैं बौद्धिज़्म। क्या समझेंगे? बौद्धिज़्म। तो आज हम पहले मैं धर्मों की बात करता हूँ। किन धर्मों के बारे में, कितने के बारे में स्टडी करनी है जो हमारे काम के हैं। हमें जो धर्म समझने हैं, जिन धर्मों के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से धर्म के बारे में स्टडी करेंगे, हमें एक पढ़ना है। एक मिनट भाई, हमें एक कौन सा पढ़ना है भाई? एक तो पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। कौन सा पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सिख धर्म, सिख धर्म। और एक हमें पढ़ना है छोटी सी और बातें इस्लाम धर्म के बारे में भी, इस्लाम धर्म के बारे में भी हम समझेंगे। बेसिकली हम कितने धर्मों के बारे में स्टडी करेंगे? इन धर्मों के बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में। उसमें से आज जो हम सबसे पहले समझेंगे वो कौन से समझेंगे? वो समझेंगे बुद्धिज़्म। क्या है बुद्धिज़्म, क्या क्या बातें थी बुद्धिज़्म में और किन बातों के लिए हमारे काम की बात है। अगर हम सबसे पहले यही बात करें कि जो बौद्ध धर्म है वो क्या है क्या नहीं है बुद्धिज़्म में, तो उनमें सबसे पहले आता है संस्थापक। किसी भी धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो संस्थापक की बात करते हैं कि फाउंडर किस धर्म का, कौन फाउंडर है। तो फाउंडर में आप याद रखेंगे, इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो नाम है गौतम बुद्ध। क्या नाम है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इस धर्म के फाउंडर माने जाते हैं। इनके क्या क्या नाम हैं? और तो इन्हें तथागत भी कहा जाता है, इनको आप मंजूश्री के नाम से भी जानते हैं, इनको आप अमिताभ के नाम से भी जानते हैं। अमिताभ भी इन्हीं का नाम है। तथागत, मंजूश्री, और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम जितने भी है, ये सभी के सभी नाम किसके हैं? महात्मा बुद्ध के नाम हैं। अच्छा, एक जो इनका रियल नाम था इससे पहले, वो नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी इन्हीं का ही नाम है, तो सिद्धार्थ के नाम से भी नहीं जाना जाता है। ये हो गई बात ये। अब अगर हम ये बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म होता है 563 BC में। और ये कहाँ था? ये था लुम्बिनी। कौन सी जगह थी ये थी लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु और कौन से उसमें महाजनपद में, कौशल में पड़ती थी, जो कि वर्तमान में नेपाल वाला एरिया और बिहार वाले एरिया में पड़ता है। तो आप ये बताएंगे कि इनका जन्म कब हुआ? 563 BC, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कौशल में हुआ था। इनके नाम क्या क्या है? महात्मा बुद्ध, तथागत, मंजूश्री, अमिताभ, शाक्यमुनि और सिद्धार्थ। सभी के सभी नाम किसके हैं? ये है महात्मा बुद्ध के, जिन्होंने ये धर्म स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बातें कर लेते हैं और क्या क्या बातें हैं इस धर्म के बारे में। स्पेशली जो बातें हैं मैं आपको इस धर्म के बाद में फिर मैं महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताऊंगा। पहले हम इस धर्म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्या मानना है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर हम ये बात करें कि इस धर्म की जानकारी, मतलब इस धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इस धर्म की जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है त्रिपिटक से। किससे मिलती है इस धर्म की जानकारी? त्रिपिटक। क्या है ये त्रिपिटक? दरअसल ये त्रिपिटक 3 कलेक्शंस हैं। किन किन चीज़ों के? पहला जो कहा जाता है उसे कहते हैं आप सुत्त पिटक। पहले को क्या कहते हैं? सुत्त पिटक। दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है विनय पिटक। दूसरे को क्या कहते हैं? विनय पिटक। और तीसरे को क्या कहते हैं? आप लिखेंगे, तीसरे को कहा जाता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, तीसरे का क्या नाम है? अभिधम पिटक। अगर हमसे ये बात पूछी जाए कि इनके ये नाम जो है, ये तो नाम हो गए ये, लेकिन इनका मतलब क्या क्या है ये चीज़ें, तो आप ये कहेंगे सुत्त पिटक जो कलेक्शन है, ये किस चीज़ का कलेक्शन है? स्पीच का कलेक्शन है। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, अगर ये कहा जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है सुत्त पिटक। तो ये क्या है? ये है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह।
तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनका संग्रह क्या है, तो उनके संग्रह को कहा जाता है सुत्त पिटक। अब देखो, एक सोचने वाली बात ही है, अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि जी महात्मा बुद्ध ने ही उपदेश दिए हैं क्या ये बुक जो है ये महात्मा बुद्ध ने लिखी है, किसने लिखी है, क्या है ये चीज़, तो आप यहाँ से एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये जो भी कलेक्शंस हैं या ये जो बुक है, ये बुक जो है त्रिपिटक क्या है, ये पुस्तकें हैं। हाँ, ये भी बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये पुस्तकें हैं, बुक है ये जो बुक आप लोगों को दिख रही है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई ये बात समझना कि ये महात्मा बुद्ध ने नहीं लिखी है या महात्मा बुद्ध ने अपने हाथों से लिखी है ना, महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद, उनके मरने के बाद ये उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है, जो उनके शिष्य थे। अब उनके शिष्य कितने थे, 5 थे स्टार्टिंग में। वो 5 शिष्य, उन्होंने में से क्या क्या लिखी गई, बाद में और क्या क्या बातें आई, वो तो आपको मैं जब ये महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ाऊंगा तब बात समझ में आएगी। फिलहाल बात समझो, सुत्त पिटक जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, और जो इनके किस शिष्य ने लिखा है, इनके स्टूडेंट का नाम था आनंद। ये किसने लिखा है, आनंद। आनंद, ये वही आनंद है, ये इनके सबसे प्रिय शिष्य हैं। कितने हैं, सबसे प्रिय शिष्य। ये क्वेश्चन वैसे एसएससी वगैरह के लेवल का तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लेवल का थोड़ा सा है कि इनके सबसे प्रिय शिष्य में से कौन थे, आनंद थे। ठीक है। अच्छा, विनय पिटक का क्या है, विनय पिटक है नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह क्या है, जैसे कि मान लो आपसे मैं ये कह दूं कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठने के बाद आपको यहाँ नहीं बैठना, आपके लिए क्या प्रिडिक्शन कर दी, यहाँ नहीं बैठने का मतलब ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं, ये कहा गया कि मैंने ये पहली सीट जो है रिजर्व कर दी लड़कियों के लिए, उसके बाद लड़के बैठना स्टार्ट होंगे, आप यहाँ से ये काम कीजिए, यहाँ से ये काम कीजिए, आपके लिए कुछ सुविधा बनाने के लिए, मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस आपके लिए फॉलो कर दी गई, गाइडलाइंस जारी कर दी गई। जो ये गाइडलाइन जारी की गई है उसके उनको नियम बना दिया हमने। ठीक है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बौद्धिज्म को अपनाता है या बौद्धिज्म में जाता है तो उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, उन नियमों को कहा गया है क्या, विनय पिटक। तो इसलिए से नियमों का संग्रह कहा गया है। इस नियमों के संग्रह को किसने लिखा है, एक थे उपाली, एक कौन थे, उपाली, उपाली ने लिखा है। आगे चलते हैं, आगे चले बात को लेकर। अभिधम पिटक किसने लिखा है, तो पहले अभिधम पिटक को देखो क्या है, ये है दर्शनों का संग्रह। क्या है, दर्शनों का संग्रह। तो समझना, दर्शनों का संग्रह, जो फिलॉसफीज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो फिलॉसफी महात्मा बुद्ध अपनाते थे, उस चीज़ को कहा गया दर्शनों का संग्रह। ये लिखा है मोगली पुत्र ने, मोगली पुत्र तिस्त, ये इन्होंने लिखा है। ये नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, आगे समझ में आएंगे ये क्या क्या नाम है, इनका क्या क्या मीनिंग है। ये बात आपको तब क्लियर होगी, अभी थोड़ी कम क्लियर होगी बातें। अभी बात इतनी समझो कि 3 पिटक है, बुद्ध की, बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो 3 पिटक से मिलती है। कुछ जगह इनको 3 टोकरियाँ कहते हैं। क्या है वो, एक बुक है जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उपदेशों का संग्रह, नियमों का संग्रह, दर्शनों का संग्रह कहते हैं। इसमें इसे लिखा है आनंद ने, इसे लिखा है उपाली ने, इसे लिखा है मोगली पुत्र ने। आगे चले भाई, आगे चलने के बाद अगर ये कहा जाए कि हमसे ये बात पूछी जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के बराबर किसे माना गया है, क्या चीज़ मानी गई 3 रत्नों के बराबर, तो 3 रत्नों के बराबर मानी गई है 3 चीज़। कौन कौन सी, एक तो मानी गई है बुद्ध, खुद बुद्ध को माना गया है। दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने माना है संघ, संघ का मतलब ग्रुप। और तीसरा क्या माना है, तीसरा माना है इन्होंने धम्म, तीसरा माना है धम्म। धम्म ये सबसे बाद में चला था, आप इसे समझ सकते हो प्रचार प्रसार, आप क्या समझ सकते हो, प्रचार प्रसार, ये सबसे बाद में चलाया गया था। कई बार क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा मिल जाता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, महात्मा बुद्ध के बाद जो है इस धर्म को प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में फैलाना, विचारधाराओं को लोगों को बताना क्या है ये विचारधाराएं, तो इस धम्म को बाद में जोड़ा गया था अशोक के द्वारा। ये प्रोसेस किसने स्टार्ट किया था, अशोक। हाँ जी बिल्कुल वही, जो सम्राट अशोक है, जो सम्राट अशोक है, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, इसके द्वारा धम्म की शुरुआत की गई। तो धम्म को शुरू करने वाले व्यक्ति का किसका क्या नाम है, धम्म को शुरू किया था अशोक ने, सम्राट अशोक के द्वारा धम्म को शुरू किया गया था। ये तो थी बात यहाँ तक की।
थोड़े आगे चलें बात को लेकर। अगर थोड़े आगे बात को लेकर चलते हैं, अगर हम नई बात इसमें ये करें, आगे बात पढ़ें, तो आगे बात पढ़ने के बाद हमारी समझ में ये आती है कि महात्मा बुद्ध ही हो गए, जन्म ही हो गया, त्रिरत्नी हो गए। अब हम आगे चलें। आगे चलने के बाद हमने ये बात देखी, महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, 483 BC में हुई। कहाँ पर होती है, ये होती है कुशीनगर में। कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है तो महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद जो लोग या जो इनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों के बीच में एक जो है विचारधाराएं जागृत हो जाती है कि वे मीटिंग करने लगते हैं। मीटिंग करने का मतलब है कि वे आपस में बैठकर बातचीत करते हैं कि क्या बात सही है, अब किसको हम बड़ा मानकर चलें, किसकी विचारधाराओं पर चले। जैसे मान लो किसी घर के अंदर किसी बड़े की डेथ हो गई, अगर किसी बड़े की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद ये रहता है कि भाई ये पगड़ी किसको दी जाए, किसको अब इस घर की बागडोर दी जाए, किसे ये कहा जाए कि आप हमारे में बड़े हैं। उसी तरीके से जब इतने बड़े इस संघ में, इस ग्रुप के अंदर महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है तो एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग को क्या कहा जाता है, इसे नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने, ठीक है। इन मीटिंग को हम जानते हैं संघ के नाम से, संगीति के नाम से। तो इस धर्म के अंदर अब होती है संगीतियाँ, यानी कि मीटिंग। कितनी मीटिंग होती है, मीटिंग 4 मीटिंग 5 मीटिंग देख लेते हैं। 5 मीटिंग मैं समझाता हूँ कौन कौन सी कब होती है, ये समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे बातों को, क्या है ये क्या नहीं। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, अर्थात हम बात कर रहे हैं मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म की जो पहली मीटिंग होती है वो इनकी डेथ के समय ही होती है, 483 BC में होती है। कई बार ये पूछ लेता है ये स्थान क्या था, तो स्थान जो था वो था राजगृह। क्या था, राजगृह। राजगृह नहीं लिखा मिलेगा तो राजगिरी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है फिलहाल यहाँ पर। ये क्या है, ये है स्थान। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद कि राजा कौन था, अगर हम राजा की बात करें, राजा कौन था, जब पहले यहाँ पर ये मीटिंग होती है तो इस टाइम पर जो राजा था उनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम है, अजातशत्रु। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, अजातशत्रु। जब भी कोई मीटिंग होती है तो किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष जिसे बनाया गया, तो पहली मीटिंग में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। उनका नाम क्या था, महाकश्यप। ये पहली बात काम की थी हमारे पास। दूसरी मीटिंग की बात करते हैं। दूसरी मीटिंग कब हुई, इसमें से एक कम करो, 383 BC में दूसरी मीटिंग होती है। कहाँ पर हुई, वैशाली में। कहाँ पर होती है मेरे दोस्तों, वैशाली में होती है। जो वैशाली में हुई उसके राजा कौन थे, राजा थे कालाशोक। राजा कौन थे, कालाशोक। जब कालाशोक राजा थे उस टाइम पर इसके चेयरमैन किसे बनाया गया, तो चेयरमैन आप लिखेंगे साबक मीर। कौन बने थे, साबक मीर इसके चेयरमैन बनाए गए थे। उम्मीद है ये वाली बात भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, आप लोग याद रखें। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में सीधी बात पूछी जाती है, कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था, किस स्थान पर हुई, किस समय हुई, सारी बात एक एक बात डायरेक्ट पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे आपको सीधी बात मिलेगी। ठीक है, थोड़े आगे चलते हैं बात को लेकर। थर्ड मीटिंग पर आते हैं। थर्ड मीटिंग होती है 251 BC में। कब हुई, 251 BC में। कहाँ पर होती है, तो आप लिखेंगे पाटलिपुत्र में हुई ये मीटिंग। कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे इसके, याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। पाटलिपुत्र में मीटिंग हुई, राजा इसके कौन है, तो इसके राजा है अशोक। तो इसके राजा कौन है, अशोक। अशोक के टाइम पर कौन थे, बिल्कुल सही, अशोक के टाइम पर कौन थे, तो अशोक के टाइम पर थे मोगलीपुत्र। कौन थे, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस्त इस टाइम के चेयरमैन थे। आगे चले बात को लेकर, आगे बात को लेकर चलते हैं। फोर्थ मीटिंग की बात करते हैं। फोर्थ मीटिंग कब हुई, तो आप बताएंगे फोर्थ मीटिंग होती है किसके टाइम पर, ये होती है 100 AD में, या आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी, इस टाइम पर ये मीटिंग हुई।
ये मीटिंग कहाँ पर हुई, तो आप लिखेंगे कश्मीर, कश्मीर के कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम, कुंडल वन, सॉरी कुंडल वन में ये मीटिंग होती है। राजा कौन है, देखो यहाँ पर पता चल गया कश्मीर में हुई। राजा कौन थे, राजा थे इसके कनिष्क। राजा कौन है, कनिष्क। समझ गए मेरी बात को, राजा कौन है, कनिष्क। कनिष्क के टाइम पर जो चेयरमैन है उनका नाम है वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र। ये 4th मीटिंग इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। 4th मीटिंग इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के कारण 2-3 हैं। एक तो ये क्योंकि ये यहाँ से एक तो सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरा ये कश्मीर वाली बात जो है ये बहुत पूछी जाती है, तीसरी बात क्या है, इसके चेयरमैन तो पता चल गया हमें यहाँ पर कौन है, इसके चेयरमैन वसुमित्र है। इसमें वाइस चेयरमैन भी है, इसमें क्या है, वाइस चेयरमैन। तो इस मीटिंग के अंदर जो उपाध्यक्ष हैं, जिसको आप वाइस चेयरमैन मैं कह रहा हूँ, इनका नाम अश्व घोष है। ये नाम बहुत ज़्यादा काम का है। क्या नाम है, अश्व घोष। ये नाम याद रखेंगे, ये वाली बात, ठीक है। अब बात एक काम की और है। इसमें एक विशेष काम और हुआ था। इसमें विशेष काम क्या हुआ था, एक विशेष काम मेरे दोस्तों ये हुआ था कि इसमें जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है वो 2 पार्ट में विभाजित हो गया था। कौन कौन से पार्ट में, 2 पार्ट में। एक का नाम है महायान और एक का नाम है हीनयान। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले आता है कि जो बौद्ध धर्म है वो किन 2 भागों में विभाजित हुआ है। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक का नाम क्या है महायान, एक का नाम क्या है हीनयान। ये बात याद रखनी है बिल्कुल भाई। अगर आप समझ रहे हैं ना कि ऐसे काम हो जाएगा जीके में, ऐसे काम कुछ नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर जीके याद होगी। जीके है ये कोई हल्का फुल्का कोई चीज़ नहीं, कभी से वहीं समझ लो, कुछ हल्के में समझ लो ना, बहुत काम की चीज़ है ये हो गई बात। इसके बाद 5वीं मीटिंग को और लिख लो। 5वीं मीटिंग होती है 7वीं शताब्दी में, ठीक है। कब होती है, 7वीं शताब्दी में। कहाँ पर होती है 5वीं मीटिंग, 7वीं शताब्दी में होती है कन्नौज में। कन्नौज। राजा कौन थे, राजा है इसके हर्षवर्धन। राजा कौन है, हर्षवर्धन। और इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम है हुएंग सांग। क्या नाम है, हुएंग सांग। ये इसकी 5 मीटिंग है जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ ये 5 की 5 मीटिंग आप लोगों को डन होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं बात को लेकर। ये बात भी आपने नोट कर ली होगी, मैं इससे आगे चल रहा हूँ बात को लेकर। अब आगे बात समझते हैं और क्या क्या बातें हो सकती है इसमें। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, पहली महिला शिष्य, जो महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्य थी उसका क्या नाम था, ठीक है। उससे पहले बात समझो, इनके जो पिता है, पिता का नाम है इनके शुद्धोधन। पिता का क्या नाम है, शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम है, माता का नाम है प्रजापति गौतमी। लेकिन ये प्रजापति गौतमी कौन है, जिन्होंने इनका पालन किया है। पालन मतलब कि इन्हें पालने वाली, बड़े करने वाली हैं। जबकि इनकी जो कौन है वो है महामाया। ये कौन है, इन्होंने जन्म दिया है इसको, इन्होंने जन्म दिया है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन ये बना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनकी पहली महिला शिष्य कौन बनी, वो बनी थी, अनुयायी बनी थी, तो यही इनकी प्रथम महिला अनुयायी है, ठीक है। पहली महिला अनुयायी है इनकी माँ, ठीक। यहाँ से इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम नए फेज पर चलते हैं। नए फेज में क्या बात करते हैं, नए फेज में हम ये बात करते हैं जो महात्मा बुद्ध है। अगर महात्मा बुद्ध के जीवन की मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध के जीवन के कुछ संकेत थे। महात्मा बुद्ध ऐसे लिखेंगे बात कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह, ठीक है, सिंबल्स। हम कुछ सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके जीवन से संबंधित है। जैसे सबसे पहले हम बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की, एक कर लेते हैं हम, कहाँ से बात स्टार्ट करें, कमल से कर लेते हैं।
या आप समझो, चलो कमल से कर लो। कमल का मतलब क्या है, यहाँ पर कमल का मतलब है जन्म से। कमल का मतलब क्या है, जन्म से। उसके बाद जन्म के बाद अगर हम कर लेते हैं सांड। सांड का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये किससे संबंधित है महात्मा बुद्ध के जीवन में, तो ये बात समझ लेंगे आप यौवन से, यानी कि आप कह सकते हैं जवानी के टाइम से ये संबंधित है, यौवन से है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, इसके बाद आ जाता है जिसे आप कहते हैं घोड़ा। ये किससे है, तो आप कहेंगे ये है गृह त्याग से। किससे, गृह त्याग से। फोर्थ नंबर पर आप याद रखेंगे, इसके बाद आ जाता है आप लिखो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये किससे है, तो बोधि वृक्ष जो है आप ज्ञान से संबंधित याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्त से। उसके बाद एक और था यहाँ पर 5वें नंबर पर शेर लिखो, शेर। शेर से कौन है, समृद्धि, यानी कि आप विकास भी कह सकते हैं, इसका संबंध इससे है इनके। छठे नंबर पर किसका, छठे नंबर पर आ जाता है चक्र। चक्र किससे संबंधित है, तो आप लिखेंगे धर्म चक्र से। धर्म चक्र, परिवर्तन या परिवर्तक से कह सकते हो। सातवें नंबर पर क्या कहोगे, पद चिन्ह। पद चिन्ह से आ जाएगा, पद चिन्ह क्या है, इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं का त्याग, ठीक। इसमें जो फुटप्रिंट्स है वो किससे संबंधित है, वो फुटप्रिंट्स है इच्छाओं के त्याग से संबंधित। 8वें नंबर पर देखो, 8वें नंबर पर जो आता है, 8वें नंबर पर आप ये कहेंगे स्तूप। स्तूप ये किससे हैं, ये मृत्यु का प्रतीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं, इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोधि वृक्ष इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। एक बार एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि किस सिंबल का मतलब उनके जीवन के किस चीज़ से है। मैंने ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ उनके महात्मा बुद्ध के जीवन में इसका, जैसे गृह त्याग है, गृह त्याग को महापरिनिष्क्रमण या ये महापरिनिर्वाण के नाम से इनसे जानते हैं। तो ये बात आपको, इनके नाम क्या है इस धर्म के अंदर, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये बात अभी रहती है। अभी सिर्फ बात इतनी हो रही है कि इन्हें इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं वो बात नहीं बताई मैंने भी। तो क्या कहेंगे वो अगले अध्याय में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इतनी बातें करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी, एक एक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और अगले अध्याय में हम फिर यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, विराम देते हैं अपनी वाणी को। धन्यवाद दोस्तों।